हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में भी हम लास्ट चैप्टर की तरह मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो मैग्नेट्स होंगे। तो पहले थोड़ी सी बात करेंगे मैग्नेट्स की, देन जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी उसके पैटर्न की, और फिर उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की। सो वेटिंग फॉर व्हाट, स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारे पास बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है? देखो, ये सिंपली जैसे हमारे पास मैग्नेट्स होती है वैसी ही मैग्नेट है, लेकिन इसकी जो शेप है वो फिक्स होती है। हमारे पास अगर कोई रेक्टेंगुलर पीस है या कोई रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेट है, उसको हम क्या बोल देंगे? बार मैग्नेट। ओके, तो लुकवाइज हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इसमें एक पोल हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। ओके, बात करें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की, तो बार मैग्नेट की भी वही प्रॉपर्टीज रहेंगी जो मैग्नेट की रहती हैं। इसमें हमारे पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है और इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको हम बीच से ब्रेक कर देते हैं, है ना। बीच से ब्रेक किया तो एक पीस ये है हमारे पास, एक पीस ये है। इसमें साउथ पोल है और इसमें नॉर्थ पोल है। तो अब एक ये मैग्नेट बन गई, नहीं एक ये नई मैग्नेट बन गई। इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है, इसमें सिर्फ साउथ पोल है, मीन्स यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। द मोमेंट आप इस मैग्नेट को ब्रेक करोगे, इस पीस में नॉर्थ पोल ऑलरेडी है, राइट। जो दूसरा एंड है वो खुद से साउथ पोल बन जाएगा, उसकी तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। इस वाले पीस में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी साउथ पोल है, ये वाला जो एंड है ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो आप एक मैग्नेट को कितने भी पीसेस में ब्रेक कर लीजिए, वहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, बात करें नॉर्थ और साउथ पोल की। अगर आप दो सेम पोल को, सपोज आपके पास ये दो मैग्नेट्स हैं और इसमें आप इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज ला रहे हो, तो बेसिकली क्या कर रहे हो, इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको हमेशा अट्रैक्शन मिलेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन वही अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को लेके आओगे या साउथ साउथ को लेके आओगे, सेम पोल्स को एक साइड लेके आओगे, तो यहां पर आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो सेम नेचर के पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट नेचर के पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हर पोल की अपनी स्ट्रेंथ होती है, और जितनी स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की होगी उतनी ही साउथ पोल की होगी। स्मॉल m से हम इसे डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिव रहती है हमेशा, और जो साउथ पोल की स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। ओके, बात करें SI यूनिट की, तो ये जो पोल की स्ट्रेंथ है जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। ओके, अब ये तो हो गई पोल की स्ट्रेंथ। अब आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक अरेंजमेंट दिखेगा, एक अरेंजमेंट जिसमें दो पोल हैं, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल एंड अपोजिट है, और ये दोनों पोल एक दूसरे से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना। ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं डायपोल। ओके, और क्योंकि ये मैग्नेट में आ रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक डायपोल। अब ठीक है, ये हमारे पास जो बार मैग्नेट है ये कैसे बिहेव करेगी? एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह। लेकिन हर डायपोल की स्ट्रेंथ होती है, एक पोल स्ट्रेंथ होगी जिसे हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, एक डायपोल की भी तो स्ट्रेंथ होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। जो डायपोल मोमेंट है उसको हम यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। ओके, साइन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड वाइज
स्ट्रेंथ सेम है तो स्ट्रेंथ ले लेनी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू एल। ओके, प्लस माइनस साइन आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसको एज अ मैग्नीट्यूड ट्रीट करो। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, लेकिन यहां पर ये जो डायपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो आप क्या कर सकते हो, ये हो गया हमारे पास डायपोल मोमेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने क्या बोला, क्या है ये, स्मॉल m इंटू स्मॉल l। डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती है साउथ टू नॉर्थ पोल। ओके, तो ये अगर पॉजिटिव m है दैट्स मीन ये नॉर्थ पोल होगा, ये माइनस m है दैट्स मीन ये साउथ पोल होगा, और डायरेक्शन कैसी होगी, साउथ टू नॉर्थ। कैपिटल M की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, हमेशा फिक्स रहेगी। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनिट की, क्या यूनिट हो जाएगी, देखो स्मॉल m की हमने यूनिट अभी बोली है, कितनी होती है, एम्पियर मीटर, और लेंथ की मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके ओके, अब एक चीज बताओ, अगर आप बार मैग्नेट है आपके पास और उसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो क्या उसके डायपोल मोमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा, वो चेंज होगा या एज इट इज रहेगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, सपोज ये हमारे पास बार मैग्नेट थी, एल उसकी लेंथ है, और हमने इस बार मैग्नेट को दो पीसेस में डिवाइड किया। ओके, दो इक्वल पीसेस में डिवाइड किया है, और कैसे, इसकी लेंथ के अलोंग कट किया है, ये यहाँ पर जो रेड लाइन है इसके अलोंग हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक ऊपर का पार्ट बच गया है, एक नीचे का पार्ट। ओके, यहां पर एक ये मैग्नेट हमारे पास बच गई है, एक नई मैग्नेट आप इसको बोल सकते हो, और एक ये, दोनों की जो लेंथ है वो अभी भी कितनी है, दोनों के जो पोल्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, स्मॉल m है, तो अगर आप इनका नया डायपोल मोमेंट निकालोगे उसमें लेंथ अभी भी कितनी रहेगी, l ही रहेगी। बात करें स्ट्रेंथ की, तो इस पूरे पोल की स्ट्रेंथ कितनी थी, सपोज ये हमारे पास नॉर्थ पोल था तो प्लस m, इस पूरे पोल की स्ट्रेंथ कितनी थी, माइनस m। अब क्योंकि ये पोल हाफ हो चुका है तो इसकी स्ट्रेंथ भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, m/2। इक्वली डिवाइड किया है तो ये भी इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ये वाला पोल माइनस m/2 स्ट्रेंथ का हो जाएगा और ये भी माइनस m/2 स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट निकालो तो कितना आएगा, m/2 इंटू एल, तो ये हमारे पास नया डायपोल मोमेंट है। ओके, इनिशियली क्या था, सपोज यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी थी m और लेंथ कितनी थी l, तो जो इनिशियली हमारे पास डायपोल मोमेंट था वो कितना था, m इंटू एल। अब कितना हो चुका है, हाफ हो चुका है। ओके ओके, अगर हम इसको, सपोज ये हमारे पास दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है l, और हमने इस मैग्नेट को परपेंडिकुलरली, लेंथ के परपेंडिकुलरली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट्स मीन ये भी कितना है, l/2 और ये भी कितना है, l/2। तो अगेन वही सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास, ये वाला पोल क्या बन जाएगा, साउथ पोल, ये पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ओके, तो हमारे पास यहां पर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, देखो मान लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी m, इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी माइनस m, मीन्स ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब यहां पर क्या हुआ है, ये तो एज इट इज है नॉर्थ पोल। दूसरे पीस की बात कर लेते हैं, साउथ पोल भी एज इट इज है तो इसकी स्ट्रेंथ भी एज इट इज रहेगी। इस साउथ पोल की बात करें यहाँ पर, बिकॉज ये वाला एंड खुद ही कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर रहा है साउथ पोल की तरह, तो जितनी यहाँ पर इसके पास स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल के पास, उतनी ही
नेगेटिव में साउथ पोल के पास स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला एंड नॉर्थ पोल की तरह स्टार्ट करेगा बिहेव करना, और साथ में इसके पास कितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी जितनी इसके साउथ पोल के पास है, दैट्स मीन प्लस एम। क्लियर है? तो इनिशियली अगर हम बात करें यहाँ पर भी एम स्ट्रेंथ थी, लेंथ एल थी, तो इनिशियल डायपोल मोमेंट कितना था एम एल। अब कितना हो जाएगा, लेंथ हो चुकी है L/2, पोल स्ट्रेंथ है स्टिल प्लस एम माइनस एम, तो ये कितना आ जाएगा m/2। अब हम सिर्फ एक पीस की बात कर रहे हैं, ओके। इसमें हमने एक पीस के लिए निकाला था, दोनों के लिए निकालोगे दोनों के लिए इक्वल आएंगे ml/2। यहाँ पर भी हम किसी एक पीस की बात कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ml/2। अब अगर आप ओवरऑल रिजल्ट की बात करो तो वो तो दोनों सेम है। अगर आप बार मैग्नेट को दो इक्वल पीसेस में कट कर रहे हो तो उनका जो डायपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाएगा, लेकिन वो हाफ कैसे हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई है या फिर लेंथ रिड्यूस हुई है, ये आपको निकालना आना चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयरन बार इज एम। हमारे पास एक आयरन बार है, इसको हम कुछ इस तरह ले लेते हैं, ओके, और इसका डायपोल मोमेंट कितना है कैपिटल एम, ओके। अब इन्होंने क्या किया है, इसको एक सेमी सर्कल पार्ट में, पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें, सेमी सर्कल शेप में ले आए हैं इस बार को, और क्या जानना चाहते हैं, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एम। तो इनिशियली कितना है, एम है, ओके। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल एल, और पोल स्ट्रेंथ कितनी है प्लस एम माइनस एम। ये जो मैं रेड से लिख रही हूं ये सब हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं, ये हमें दिया नहीं है, तो हमने कैपिटल एम को स्मॉल एम की टर्म्स में लिख लिया है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। फर्स्ट सिचुएशन है जहां पर ये जो बार है इसको कैसा बेंड कर दिया गया है, सेमी सर्कल की फॉर्म में, ओके। तो कुछ ऐसा होगा। अब यहां पर बात करें नॉर्थ और साउथ पोल की, वो क्या होंगे, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, ओके। हमें क्या चाहिए, नया डायपोल मोमेंट ms लिख देते हैं इसको। इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, अभी भी उतनी होगी, बिकॉज सिर्फ उसको बैंड ही तो किया है, शेप ही तो चेंज की है, कट थोड़ा ही ना किया है। तो पोल स्ट्रेंथ अगर इनिशियली हम कितनी ले रहे थे प्लस एम, तो अभी भी क्या आएगी, एम ही आएगी। बात करें लेंथ की, लेंथ कौन सी होगी, देखो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस है वो आपको कंसीडर करनी है। तो एक तो वे ये है कि आप इसकी सरकमफ्रेंस के लोग जाओ, दूसरा ये है कि आप इस लेंथ को मेजर आउट करो और इसको कैलकुलेशन में यूज करो। तो आपको यही करना है, जो हमारे पास शॉर्टेस्ट वे है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, ओके, उसको आपको यहाँ पर कंसीडर करना है, ओके। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई फिजिकल लाइन होनी चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है। नॉर्थ और साउथ पोल की बीच की डिस्टेंस हमें चाहिए, वहां पर फिजिकली कोई मटेरियल है नहीं है, डजंट मैटर, ओके। ये समझ में आया। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की लेंथ हमें लेनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए, तो हम ये वाली डिस्टेंस ले रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, LS। लेकिन ये आएगी कितनी, देखो यहाँ पर जब हमने इसको सेमी सर्कुलर फॉर्म में लेके आए हैं तो इसकी कुछ रेडियस होगी, और ये अगर इसका सेंटर है तो रेडियस अगर इसकी R है तो ये कितनी हो जाएगी R, और ये भी कितनी हो जाएगी R। दैट्स मीन हियर LS को हम क्या लिख सकते हैं 2R, ओके। और R क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, और ये हमने अज्यूम किया है, दिया नहीं है।
तो इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, ms इक्वल्स टू m2r। अब हमें किसकी फॉर्म में निकालना है, इस कैपिटल M की फॉर्म में हमें डायपोल मोमेंट चाहिए। तो क्या करेंगे, वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, कितना आएगा, स्मॉल m की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, यह आ जाएगा m/l 2r। ओके, अब देखो यहाँ पर जो कैपिटल R है और जो स्मॉल l है, ये दोनों हमने एज्यूम किए हैं, दिए नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे करें, बेस्ट वे है अगर इनके बीच में कोई रिलेशन मिल जाए। तो देख लेते कोई रिलेशन एग्जिस्ट करती है क्या। यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आती है और ये जनरल रिलेशन है, थीटा r इक्वल्स टू l। ओके, सपोज हमारे पास कोई आर्क है ना, सर्कुलर फॉर्म में, हमारे पास पूरा सर्कल नहीं है, सिर्फ एक आर्क दी हुई है, और वो आर्क अपने सेंटर पर, ये हमारे पास आर्क है और ये जिस सर्कल का पार्ट है ये उसका सेंटर है, ओरिजिन, ये आर्क उस पर थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगी वो कितनी आएगी, थीटा आर। और अगर हमने ये जो आर्क है एल लेंथ के वायर से या एल लेंथ के बार से हमने फॉर्म की है, तो उसकी लेंथ हम कितनी ले सकते हैं, एल। तो थीटा आर किसके इक्वल हो जाएगी, एल के। अब यहाँ पर अगर आप एक एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर सर्कल होता है ना, एक कंप्लीट सर्कल, तो ये थीटा कितना हो जाता, 2 पाई, आर उसकी रेडियस और एल लेंथ, यही हम लिखते हैं कि एक अगर हमारे पास सर्कल है उसकी जो सरकमफ्रेंस है मतलब 2 पाई आर, वो किसके इक्वल होगी, जिस एल लेंथ के वायर को बेंड करके वो सर्कल बनाया है उसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर भी हम वही बोल रहे हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार हम एक एल लेंथ का वायर ले या रोड ले और उसको हमने एक नई शेप देने का ट्राई किया और वो पूरा सर्कल बन जाए। हो सकता है वो पूरा सर्कल ना बने, ऐसे में फिर क्या रह जाएगी, एक आर्क रह जाएगी। ओके, तो हमें सरकमफ्रेंस निकालनी आनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर आर्क के लिए। ओके, जो सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या केस है, सेमी सर्कल, तो यहाँ पर थीटा कितना है, ये जो आर्क है ये इसके ओरिजिन पर कितना एंगल फॉर्म कर रही है, पाई, तो थीटा कितना है, पाई। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर इक्वल्स टू, बार की लेंथ कितनी थी, एल, तो ये एज इट इज एल रहेगी। इसको हम कहां प्लेस कर सकते हैं, इन इक्वेशन नंबर 2, कितना आ जाएगा, एम एस इक्वल्स टू एम बाय एल इंटू 2 इंटू एल बाय पाई, तो ये कितना आ गया है, 2m बाय पाई। अब लेकिन देखो ये क्या था हमारे पास, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में क्या है, हमने सेम बार लिया है, एल लेंथ का है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज रहेगी। यहां पर अब जब हम इसको बेंड कर रहे हैं तो हम सेमी सर्कल भी फॉर्म नहीं कर पाए, हमने क्या फॉर्म किया, एक आर्क। ओके, और ये अपने सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री। तो इस बार हमारे पास अगेन ये कितना है, एम एल, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक आर्क आ गई है, ये अपने सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 30 डिग्री। ओके, और इसके नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो ये नॉर्थ पोल हम इसको ले सकते हैं, ये यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा। ओके, सो यहां पर अगर हम क्या निकाले, डायपोल मोमेंट एम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्ट्रेंथ अभी भी एम ही रहेगी। बात करें एल की, तो हमें क्या चाहिए,
नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो क्या लेंगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे। यही वो पॉइंट है जो इन क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए। ओके, लेकिन ये इस बार 2r नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। सेंटर ये है, जिस सर्कल की ये आर्क है उसका सेंटर ये है, और हम ये वाली डिस्टेंस ले रहे हैं। पॉइंट समझ आया? ओके, कैसे निकाले इसको, देखो यहां पर हमें ये निकालना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, LA, और ये क्या है हमारे पास, ये आर्क के दो एंड हो गए, ये सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेडियस, ये भी कितनी हो जाएगी, रेडियस। और इस सिचुएशन को अगर हम सेपरेटली फॉर्म करें तो कुछ ऐसा होगा। ये एंगल कितना है, 30, और ये दोनों साइड्स इक्वल है। ओके, अगर ये एंगल 60 होता और ये दोनों साइड्स इक्वल होती तो हम बोल देते कि ये यहाँ पर कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है, 30, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ पर हमें ये LA निकालना है। कैसे निकालें, इसके लिए यहां इस वर्टेक्स से फ्रंट साइड पर, मतलब इस एज पर परपेंडिकुलर फॉर्म करेंगे, जिससे यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास दो राइट एंगल बन जाएंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा, 15। ओके, और ये बिकॉज ये दोनों एंगल्स हमें पता है, तो ये वाली साइड बेस की तरह वर्क करेगी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हम इसको बोल सकते हैं, और ये हाइपोटेनस। ओके, ये हम इसको R बोल रहे हैं, तो हाइपोटेनस हमें पता है, बेस हम नहीं जानते हैं, परपेंडिकुलर इसको हम बोल सकते हैं LA/2। दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, जब यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ओके, तो उनकी जो वर्टेक्स है उससे जब हम सामने वाली फ्रंट साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो एंगल टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो वही यहां पर हुआ, पूरा एंगल कितना था, 30, हाफ कितना हो जाएगा, 15, और यहां पर जो फ्रंट साइड है वो भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। दैट्स मीन अब ये कितना आ जाएगा, LA/2, और ये भी कितना आ जाएगा, LA/2। क्लियर है इतना? ओके, यहां पर क्या निकाल सकते हैं हम, LA/2 फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, परपेंडिकुलर वाली साइड को लेंगे, उसके लिए हमें साइन थीटा यूज करना होगा। साइन 15 कितना हो जाएगा, ये LA/2 डिवाइडेड बाय R। तो यहां से LA कितना आ जाएगा, 2R साइन 15। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। MA इक्वल्स टू कितना आ गया, M2R साइन 15। देखो हमने यहाँ पर अभी तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास सेमी सर्कल आया था, तो जो LA था वो हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया था, किसके इक्वल था, 2R के इक्वल था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेमी सर्कल नहीं है, एक आर्क है, और यहाँ पर इस सिचुएशन में ये 30 एंगल फॉर्म कर रही है, ये आर्क सेंटर पर। तो इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें इस तरह से निकालनी होगी। लेकिन एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट करो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 30 से अलग और कोई एंगल आता है तो भी हम सेम प्रोसेस रहेगी। अगर 60 आ जाए तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, और बिना कैलकुलेशन के भी याद रख सकते हो। अगर ये एंगल 60 है और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल आएगी। तो इसको भी आप डायरेक्टली क्या ले सकते हो, R ले सकते हो। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा, जब ये दोनों साइड्स इक्वल होगी और यहाँ पर एंगल कितना होगा, 60। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं बट एंगल 60 नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ये प्रोसेस यूज करनी है। अब नेक्स्ट क्या करना है,
हमें एम ए किसकी फॉर्म में चाहिए, कैपिटल एम की, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन हमें यहाँ पर एल और आर को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्या यूज करेंगे, ये जनरल वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, थीटा आर इक्वल्स टू एल, थीटा आर इक्वल्स टू एल, थीटा कितना है इस बार, जो आर के हमारे पास कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 30। ओके, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6। सो कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 इंटू आर इक्वल्स टू एल, तो यहां से आर बाय एल कितना आ जाएगा, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम 3 यह आ जाएगा हमारे पास एम ए इक्वल्स टू ओके ओके, ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट एम, ये हमारे पास एक बार है, लेंथ कितनी दी हुई है इस बार इसकी, कैपिटल एल गिवन है, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कैपिटल एम। स्ट्रेंथ के बारे में इन्होंने अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये हमने खुद से ज्यूम कर लिया है, ये प्लस एम है, ये माइनस एम, तो ये कितना हो जाएगा, एम इक्वल्स टू स्मॉल एम एल। नाउ आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज बेंड एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 विद ईच अदर। दैट्स मीन यहां पर ये जो एल लेंथ है इसको कुछ इस तरह से बेंड किया गया है मिडिल से, देखो मिडिल से बेंड किया है, तो ये भी कितनी आएगी, L/2, और ये भी कितनी होगी, L/2, है ना। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, इसको क्या लेंगे, साउथ पोल। अब यहां पर ये क्या जानना चाहते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट, इस नई मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट है वो m डैश लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि अभी भी हमने देखो डिवाइड तो नहीं किया ना इस बार को दो पार्ट्स में, बस बेंड किया है, शेप चेंज की है, तो अभी भी स्ट्रेंथ तो उतनी ही रहेगी। दैट्स मीन अगर हम पहले m बोल रहे थे तो अभी भी कितनी लेंगे, स्मॉल m। बात करें लेंथ की, स्मॉल l, ये बोल देते हैं l नोट ले लेते हैं, और ये l नोट कौन सी है बता सकते हो, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाली हो जाएगी। ओके, अब यहां पर अगेन एक पॉइंट ध्यान रखना, जब आप इस तरह से कर रहे हो इसे राइट एंगल मत बना देना कि ये भी L/2 ये भी L/2। ओके, और ये यहां पर इन्होंने बोला है एंगल 60 है, तो यहां पर इसको 90 पर मत मैच करा देना। कॉन्सेप्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बेस हो जाएगा, ओके सॉरी, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है वो बेस के इक्वल नहीं आता है, कभी नहीं आएगा। ओके, किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, देन उनको ऐड करके स्क्वायर रूट करोगे, तब आपके पास हाइपोटेन्यूस आएगा। तो ये डायरेक्टली इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ये गलती मत करना। ओके, बट एल नोट निकाले कैसे, इसके लिए ये करना है कि आप इसको एक ट्रायंगल की तरफ फॉर्म करो, और जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, देखो यहाँ पर ये कितना है, L/2, ये भी कितना है, L/2, और ये एंगल कितना आ गया है, 60। ओके, तो यहां पर आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने यहां पर कैलकुलेट किया था। इन द सेम वे
आप यहाँ इस वर्टेक्स से फ्रंट साइड पर परपेंडिकुलर फॉर्म कर सकते हो, जिससे दो ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे, इक्वल ट्रायंगल होंगे, और यहाँ पर आप फिर मैथमेटिक्स यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्या है, क्योंकि ये एंगल 60 है, दोनों साइड सेम है, तो ये साइड भी कितनी आ जाएगी, L/2 ही आ जाएगी। ओके, सो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि L नोट कितना है, L/2 डायरेक्टली कंक्लूड हो सकता है ये, तो हम इसको यूज करेंगे, कितना आ जाएगा M डैश L/2। ओके, ऑप्शंस में देखेंगे ये अगेन जो M डैश है किसकी फॉर्म में दिया गया है, सिर्फ कैपिटल M की फॉर्म में दिया है, तो इसको उसी की फॉर्म में ले आते हैं, कितना आ जाएगा M/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो हमारे पास मैग्नेट है और मैग्नेट जहां पर भी रखी है वो उसके अराउंड का जो रीजन है उसमें हमें क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से आए या फिर करंट की वजह से, दोनों ही सिचुएशंस में हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक पॉइंट पर एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पैटर्न हमें मिलता है, जैसे जैसे सोर्स चेंज होगा, जैसे जैसे हमारे पास जो सोर्स है उसकी शेप चेंज होगी, वैसे वैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है ये भी चेंज होता है। ओके, ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि बार मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि बार मैग्नेट कैसे बिहेव कर रही है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह, तो अगर हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न देखें तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ डायपोल। ओके, तो जो यहाँ पर बार मैग्नेट के लिए पैटर्न आएगा वही किसके लिए आएगा, मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी आएगा। क्या होता है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी, साउथ पर जाएंगी, लेकिन साउथ पर जाकर एंड नहीं होगी, नॉर्थ से साउथ पर जा रही है, ये डायरेक्शन है, देन साउथ से नॉर्थ पर आएगी, और फिर आपको इसकी डायरेक्शन कैसे नजर आएगी, साउथ टू नॉर्थ। यहां पर कैसे नजर आ रही है, नॉर्थ टू साउथ। दैट्स मीन यहां पर आपको क्लोज्ड लूप फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका जो पैटर्न है, किस केस में, बार मैग्नेट या फिर डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के केस में वो कुछ ऐसा होगा लुक वाइज। साथ में अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही होंगी, क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही होंगी। ओके, अब यहां पर तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल की, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़ा था, वहां पर हमारे पास जो पैटर्न मिलता था वो कुछ इस तरह का था, हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता था, एक नेगेटिव टर्मिनल होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव पर लाइंस जाती थी। डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता था, लाइन यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर जाकर एंड हो गई, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर नॉर्थ से जाएगी साउथ पर, देन फिर सेम लाइन ब्रेक नहीं हो रही है बीच में, सेम लाइन साउथ से फिर नॉर्थ पर आएगी, क्लोज लूप फॉर्म करेगी। ओके ओके, और यही दोनों के बीच में एक जो डिफरेंस है वो रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमें कभी भी क्लोज लूप नहीं मिलेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमेशा मिलेंगे। ओके, इनसे अलग जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों की सेम रहती है, दोनों में हमारे पास जो लाइंस आएंगी वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। लेकिन इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, अगर किसी पॉइंट पर हम देख रहे हैं दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज यहाँ एक पॉइंट है इस रीजन का और इस पर एक फील्ड लाइन इस तरह से आकर गई,
एक फील्ड लाइन इस तरह से आकर गई, इस पॉइंट पर हम क्या जानना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन आ जाएंगी फिर मैग्नेटिक फील्ड की भी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसकी एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई। इस पॉइंट के लिए दो डायरेक्शंस है और ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पर भी आप चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड चेक करो या इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो, हर पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज इंटरसेक्ट करेगी तो ऐसी कुछ सिचुएशन मिलेगी और ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके ओके, दूसरा, किसी पर्टिकुलर रीजन से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहां पर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा। ओके, वहां पर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। अगर आप डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप डायरेक्शन देख सकते हैं इजिली, ये होगी। लेकिन अगर थोड़ी ये कर्विकल है देन आप क्या कर सकते हो, जिस भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चाहिए उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। ओके, सपोज ये जो फील्ड लाइन है ये इस तरह से जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आपको फिर यहाँ पर इस टेंजेंट की डायरेक्शन ले लेनी है और ये जो फाइनल डायरेक्शन आएगी ये किसकी होगी, इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ओके, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या जान सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक डिफरेंस आ गया क्या, कि यहाँ पर हमें क्लोज लूप मिलेंगे और यहाँ पर कभी भी नहीं मिलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी सोलेनोइड। सोलेनोइड में अगर हम बात करें फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड की, तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी और सिर्फ सोलेनोइड के अंदर नहीं बाहर के पॉइंट्स पर भी आएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको सिर्फ सोलेनोइड के अंदर ही नहीं बाहर भी देखने को मिलेगी। ओके, पैटर्न अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही है। ओके, अब देखो यहाँ पर जब हम सोलेनोइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, करंट की वजह से। तो आप ये जो नॉर्थ और साउथ पोल देख रहे हो ये हमने किसके बेसिस पर बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर, कि अगर हमारे पास ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और हम नेचुरली देखते हैं मैग्नेट के केस में, अगर हम मैग्नेट के ऊपर बात करें ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो हमेशा डायरेक्शन कैसे मिलती है, ये डायरेक्शन होती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर देखो इनसाइड द सोलेनोइड इस तरह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दैट्स मीन ये वाला एंड कैसे एक्ट करेगा, साउथ पोल की तरह और ये वाला नॉर्थ पोल की तरह। ओके, इस सिचुएशन में ये हमारे पास साउथ पोल की तरह, इस साइड का जो एंड होगा वो एक्ट करेगा साउथ पोल की तरह और ये वाला एंड नॉर्थ पोल की तरह। ओके, तो उसी बेसिस पर हमने अब जब पूरा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर्म किया तो यहां पर देखो सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। जैसा पैटर्न बार मैग्नेट का देखने को मिलता है वैसा ही पैटर्न सोलेनोइड में भी मिलता है। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला गया कि देखो यहाँ पर हम इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट के बहुत सारे फिनोमिनाज हम देखेंगे। ओके, जो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो, उसको समझना चाहो, तो कंक्लूजन ये था कि उसके लिए आप करंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, करंट की जो एनालॉजी है,
रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड वो आप यूज कर सकते हो, है ना। मैग्नेट के जो फिनोमिना है उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो करंट के कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड आप उनको यूज कर सकते हो, जस्ट बिकॉज सोलेनोइड के जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, जो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। अब यहां से देखो आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये पैटर्न के बारे में पूछ सकते हैं, साथ में इस कंक्लूजन के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट। इसमें हमने क्या किया है, एक बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल कितनी स्ट्रेंथ है +m, साउथ पोल -m स्ट्रेंथ है, लेंथ कितनी है स्मॉल l। हमने क्या किया, इसका एक सेंटर लिया O, ओके, और इसकी एक्सिस हमने फॉर्म की, और ये जो एक्सिस है कैसे ड्रॉ की गई है, जो इसकी लेंथ है इसके अलोंग है। अब इस एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लो, उसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सियल पॉइंट। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, -m पोल की साइड है, और यहां पर इसकी डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ये आ जाएगी। कैपिटल M क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ओके, अगर यहाँ पर जो R है वो L की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो आप यहाँ पर L को 0 प्लेस कर सकते हो, और उस सिचुएशन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, ये। ओके, M क्या है यहाँ पर, स्मॉल m इंटू L। ओके, डायरेक्शन M की हमेशा फिक्स रहती है, साउथ टू नॉर्थ पोल। बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट की, इक्वेटोरियल पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, जो बार मैग्नेट है अगेन उसका सेंटर पॉइंट लेना है, और इस बार इसकी खुद की जो लेंथ है इसके परपेंडिकुलरली आपको एक लाइन फॉर्म करनी है, एक एक्सिस फॉर्म करनी है। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस, ये इक्वेटोरियल लाइन, और इस पर आपको जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, ऊपर की साइड लो नीचे की साइड लो, उन सबको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, और इस सपोज ये मेरे पास पॉइंट P है, R डिस्टेंस पर है O से, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, दिस वन। अगेन अगर R काफी ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन ऑफ L, देन ये कितना आ जाएगा, m/r³, नेगेटिव साइन आएगा, ये एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मैग्नेट ली और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। एक रीजन था जिसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कुछ इस तरह थी कि हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड भी सेम था और डायरेक्शन भी। इसमें हमने क्या किया, अपनी एक मैग्नेट ली, बार मैग्नेट। ओके, कभी कभी हम यहाँ पर निडल वर्ड भी यूज करेंगे, तो निडल भी यहाँ पर मैग्नेट की बनी होगी, तो उसको भी आप कैसा कंसीडर कर सकते हो, एक बार मैग्नेट। ओके, तो हमने एक बार मैग्नेट ली और उस रीजन में जाकर प्लेस कर दी। अब क्योंकि बार मैग्नेट का साउथ पोल फिक्स होता है, नॉर्थ पोल फिक्स होता है, तो उसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी फिक्स होगी। अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी। हमने यहाँ पर इस डायपोल को, या ये जो हमारे पास बार मैग्नेट है, इसको इस तरह से प्लेस किया है कि मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच थीटा एंगल रहे। थीटा एंगल के होने से क्या होगा कि इस मैग्नेट पर फोर्स वर्क करेगा, वो भी कैसा, रोटेटिंग फोर्स। दैट्स मीन इस मैग्नेट पर टॉर्क वर्क करेगा और उसके कारण ये रोटेट होना स्टार्ट कर देगी। टॉर्क को हम कैसे निकाल सकते हैं, m×b को यूज करके आप निकाल सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको ओपन करोगे कितना आ जाएगा, mb sin थीटा। बात करें डायरेक्शन की, तो टू वेज होते हैं डायरेक्शन के लिए। एक होता है कि हम i_j_k वेक्टर्स को यूज करें, जो कि मैथमेटिकल वे होता है, और दूसरा होता है कि हमें हमेशा की तरह, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट है, राइट हैंड यूज करना है। सपोज ये m की डायरेक्शन है, ये b की डायरेक्शन है, और पहले क्या लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट में, m, तो हमें अपने राइट हैंड को लेना है, स्ट्रेट रखना है, फिंगर्स को भी और थंब को भी, कैसे, m के अलोंग। ओके, सारी फिंगर्स किसके अलोंग होनी चाहिए, m के अलोंग। देन इनको कर्ल करना है किसकी साइड, b की साइड। ये b है तो कर्ल करते हुए b की साइड लेके आएंगे।
अब इस प्रोसेस में वो डायरेक्शन जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायरेक्शन होती है टॉर्क की। ओके, क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इस बार मैग्नेट को या इस मैग्नेटिक डाइपोल को या मैग्नेटिक निडल को कहां पर प्लेस करेंगे इस सिचुएशन में, तो उसकी स्टेट के कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं mb cos थीटा से। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो जो रिजल्ट आएगा दैट्स मीन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। वैसे भी हमें पता है एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे जैसे आप यहाँ पर थीटा चेंज करोगे, बिकॉज आपने एक बार मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया, आपने डाइपोल को फिक्स कर दिया, तो उसका डाइपोल मोमेंट फिक्स हो गया। चेंज क्या कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। ओके ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ केसेस आते हैं। सपोज यहाँ पर जो एंगल है डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वो कितना है, 0। तो यहाँ पर cos 0 कितना आ जाएगा, 1। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आएगी, -m। और ये मिनिमम पॉसिबल एनर्जी होती है। जब ये एंगल 0 है, अगर आप टॉर्क निकालो sin 0 आएगा। sin 0 क्या होता है, 0। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। जब एनर्जी मिनिमम है और टॉर्क 0 है, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम भी कैसा होगा, स्टेबल होगा। ओके ओके, सेकेंड सिचुएशन आती है जब यहाँ पर थीटा कितना है, 180। ऐसे में जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ये कितनी आएगी, +mb, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। टॉर्क की बात करो, sin 180 कितना हो जाएगा, 0। तो टॉर्क यहाँ पर भी 0 रहेगा। क्योंकि टॉर्क यहाँ पर भी 0 है तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन यहाँ पर नोटिस करो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, तो ये मोस्ट अनस्टेबल जो इक्विलिब्रियम स्टेट पॉसिबल है वो वाली स्टेट है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि जो भी आप जिसकी भी बात कर रहे हो, हम यहाँ पर मैग्नेट की बात कर रहे हैं, वो वैसे तो रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रेस्ट में है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे ना तो ये फिर से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसकी मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया है फिर से रोटेटिंग स्टेट में आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट से बाहर निकल गई। लेकिन अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करोगे, ये भी यहाँ पर रेस्ट में है लेकिन इसकी एनर्जी मिनिमम है। और एनर्जी मिनिमम होने का मतलब क्या रहता है कि आप यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, आप उसको अवॉइड करते हो, है ना। जब आप मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट में होते हो, लो फील कर रहे होते हो, तो क्या होता है, कोई अगर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आप ट्राई करते हो उसको अवॉइड करने का। ओके, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो देन आप उसको रिप्लाई करते हो, राइट। तो वही यहाँ पर सिचुएशन है, मिनिमम एनर्जी के स्टेट में आप ओवरऑल स्टेबल हो जाते हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, स्टिल आप कहां पर रहने का ट्राई करते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में, वहां से आप इजिली नहीं निकलोगे। ओके ओके, तो यहां से ये कुछ पॉइंट्स है जहां से आप ये जो टर्म्स हैं इनको समझ सकते हो और एक दूसरे से रिलेट करके याद भी रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ना कुछ आपको वर्डिंग मिलेगी क्वेश्चंस में, जैसे वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क। हमारे पास मैग्नेट रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में वो रोटेट हो रही है, उस पर टॉर्क वर्क कर रहा है, उसके कारण वो रोटेट हो रही है। लेकिन ये वर्क डन जानना चाहते हैं, और वर्क डन होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसा वर्क डन जानना चाहते हैं, अगेंस्ट टॉर्क। ओके, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन। तो ये आप कैसे निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें भी जब आप डिफरेंस निकालते हो, चेंज निकालते हो, तो कैसा आता है, फाइनल वैल्यू में से आप सब्ट्रैक्ट करते हो इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है mb cos थीटा विद माइनस साइन, इसको आपको यूज करना है फाइनल स्टेट के लिए,
देन इनिशियल स्टेट के लिए सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन। और क्या बोल सकते हैं हमें, वर्क डन टू रोटेट मैग्नेट अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो उसमें भी वो आपसे क्या जानना चाहते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन जानना चाहते हैं। वो कैसे निकाल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल सकते हो। एक वर्डिंग वो क्या यूज कर सकते हैं, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड टू रोटेट मैग्नेट। ओके, यहां पर वो सिंपली आपसे क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन पूछ रहे हैं, और ये वर्क डन कौन कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड खुद कर रही होगी। ओके, तो यहां पर जो वर्क डन आएगा वो अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन की टर्म्स में देखें तो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। इसी को और कैसे बोल सकते हैं, वर्क डन बाय टॉर्क। तो देखो यहां पर तो हमने क्या निकाली है, टॉर्क की वैल्यूज निकाली है, उसके लिए एक्सप्रेशंस निकाले हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब एंगल थीटा है तो टॉर्क कितना होगा, एंगल थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। हम यहाँ पर ये कोई फ्रेज यूज नहीं कर रहे हैं कि वर्क डन किसने किया, टॉर्क किसने किया। सिंपली आपको दो सिचुएशन दे दी जाएंगी और उसमें अगर वो पूछ रहे हैं, हम उन्हें वर्क डन चाहिए अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड या अगेंस्ट टॉर्क, तो आपको एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। उसके लिए आपको डेल यू यूज करना है, उसमें आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, नेगेटिव साइन मत भूलना। क्या रहेगा ये, एम बी कोस थीटा फाइनल माइनस एम बी कोस थीटा इनिशियल। बिकॉज डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहेगी, उनके बीच का सिर्फ एंगल चेंज होगा, और ये माइनस साइन हम भूल जाते हैं, उसकी वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये गलती मत करना। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर जो डायपोल है, ये जो मैग्नेट है, वो रोटेट हो रही है, तो वो अपने रोटेशन को कंप्लीट करेगी, एक साइकिल को कंप्लीट करेगी, और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो पीरियड होता है, जो टाइम लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कैपिटल टी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए तो कैसे निकाल सकते हो, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी से। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मैग्नेट का, या जो आपको निडल दी है, ये जो डायपोल दिया हुआ है उसका, और एम डायपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्वेश्चन हमारे पास, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 Tesla, a magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds. 20 complete oscillation कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ निडल इज, कैपिटल आई दिया हुआ है 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6 kg meter square if the magnitude of magnetic moment of the needle, that's mean capital M कितना है, x into 10 to the power -5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देन आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपको बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, अब देखो इसके लिए इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, b दे दिया है, i दे दिया है, m में x की वैल्यू आपको चाहिए, और यहाँ पर डायरेक्टली बात नहीं की है लेकिन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड एग्जैक्टली हमें कैसे मिलेगा, जब हम एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा है वो निकालेंगे। 20 में कितना लग रहा है, 5 सेकेंड, एक में कितना लगेगा, 5/20 सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड कितना, 5/20, दैट्स मीन 1/20 सेकेंड। तो क्या यूज कर सकते हैं, t equals to 2 pi under root I by mb। वैल्यूज को प्लेस करेंगे, 1/4 इक्वल्स टू 2 पाई, सोल्व करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास a 250 turn rectangular coil with a length of 2.1 centimeter and a width of 1.25 centimeter carries 85 microampere
and is subjected to a magnetic field with a strength of this. मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है, करंट बताई है कितनी है 85 माइक्रो एम्पियर, दैट्स मीन 10 टू द पावर -6 एम्पियर, और रेक्टेंगुलर कोइल है। टर्न्स कितने हैं, टोटल टर्न्स हैं 250, लेंथ है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, दैट्स मीन 10 टू द पावर -2 मीटर, विड्थ है दैट्स मीन 1.25 into 10 to the power -2 meter. What is the work done to rotate the coil by 180 degrees against the torque? टॉर्क के अगेंस्ट वर्क डन क्या है वो फाइंड आउट करना है। दैट्स मीन ये क्या जानना चाहते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यहां पर हमें पता है यू के लिए हम ये एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें इनिशियल और फाइनल एंगल तो पता होने चाहिए। इन्होंने हमें यहाँ पर इनिशियल स्टेट के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हम क्या लेंगे कि इनिशियली जो एंगल है वो कितना है, 0। दैट्स मीन ये जो कोइल की बात कर रहे हैं वो इनिशियली किस स्टेट में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के स्टेट में। देन उन्होंने बोला है कि उसको रोटेट कराया जाए कितने एंगल से, 180। तो फाइनल एंगल कितना है, 180। इनिशियली मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था, 0। अब उन्होंने उसको रोटेट कराया किसको, कोइल को, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वहीं पर रहेगी। 180 डिग्री एंगल से उसको रोटेट करा रहे हो तो जो M और B के बीच का एंगल है वो भी 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आपके पास ये एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा फिर, MB cos 180 माइनस MB cos 0 कितना होगा, 2MB। M यहां पर कैसे निकाल सकते हो, आपको कोइल दी गई है इस बार जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर M आएगा IA की हेल्प से, और ये डायपोल मोमेंट किसका आएगा, एक टर्न वाली कोइल का। हमारे पास कितने टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, NIA फॉर टोटल डायपोल मोमेंट। ओके, और एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, कितना आ जाएगा M, 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2, यहां पर कितना हो जाएगा ये एक्सटर्नल वर्क डन। ओके, यहां पर फाइनल वैल्यू चेक करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, बट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -6 दैट्स मीन माइक्रो, और ये कितना हम ले सकते हैं, 9.1 इन अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, a bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and it is in the equilibrium state। इक्विलिब्रियम स्टेट में बोल दिया है, दैट्स मीन जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 इन इनिशियल स्टेट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज W। देखो ये कौन से W की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास बार मैग्नेट है वो अभी कहां पर है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब आप उसको रोटेट करना चाहते हो, है ना, वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। अब आप उसको रोटेट करना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नली उस पर वर्क करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल वर्क डन दिया हुआ है इन्होंने कितना, W, और थीटा फाइनल कितना बोल रहे हैं, 60। ओके, नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन। तो ये टॉर्क जानना चाहते हैं, और इस नई पोजीशन में मतलब यहां पर हम जो एंगल लेंगे वो कितना लेंगे, साइन थीटा फाइनल। टॉर्क हम यहां से निकालेंगे,
तो ये कितना आएगा, एम बी साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। अब ये एमबी की फॉर्म में आ रहा है और इन्होंने डब्ल्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो डब्ल्यू है उसकी हेल्प से एमबी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, क्या यूज करेंगे एक्सटर्नल वर्क डन के लिए, डेल यू दैट्स मीन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, ये cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 0 1, तो यहां से हमारे पास W कितना आ जाएगा, MB/2। ओके, तो MB की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं 2W, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल्स टू 2W √3/2 W √3। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि अगर हमें किसी सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, उस सरफेस का एरिया लेते हैं और उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर सरफेस है और ये कहां पे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पोजीशन के साथ चेंज हो रही है ना, मतलब जो सरफेस है उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। तो ऐसे में हम कैसी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एरिया एलिमेंट, उस एलिमेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं अलोंग दी सरफेस। ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है, मतलब एक 3D सरफेस की आप बात कर रहे हो और उस 3D सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये हमेशा 0 आएगा। ओके, फ्लक्स हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसका एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं, B.A हो जाएगा सिंपली, और एक जिसमें हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें आपको इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, अलोंग द सरफेस आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि अगर आपको एक क्लोज्ड सरफेस के लिए बोल दिया जाए, सरफेस में हमने कैसे ले ली है, क्लोज्ड सरफेस, तो ये हमेशा 0 आएगा, बिना कैलकुलेशन के आप ये लिख सकते हो। ओके, जहां पर भी क्लोज सरफेस होगी, ये जो यहाँ पर इंटीग्रेशन है ये क्या शो कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस के सिंबल को शो कर रहा है। ओपन सरफेस के लिए आप सिंपली एस लिखते हो जब इंटीग्रेशन करते हो। ओके ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आती है जिसमें फर्स्ट है मैग्नेटाइजेशन। देखो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, हमने एक मटेरियल लिया और ये मटेरियल ना तो कोई मैग्नेट है और ना ही अभी ये कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। ओके, मतलब इसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं है। हमने इस मटेरियल को क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दिया। एक रीजन था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी, वहां पर हमने इस मटेरियल को ले जाकर रख दिया। तो अब क्या होना स्टार्ट होता है कि ये जो मटेरियल है ये धीरे धीरे मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है जैसे ये मैग्नेट है। तो हम इसको फिजिक्स में बोलते हैं कि जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो रहा है। ओके, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही है, दैट्स मीनिंग मैग्नेटाइज हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। मैथमेटिकली इसको हम आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एज अ एक्सप्रेशन हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर m बाय v। वेक्टर m यहाँ पर क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल। ओके, और v क्या हो जाएगा, उस मटेरियल का वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी, यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। ओके,
ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी इसी को बोला जाता है। और कभी कभी आप एक वर्ड यहाँ पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो भी इसी को बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर H से। देखो अभी तक हम स्ट्रेंथ वर्ड कब यूज करते थे, जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते थे, जैसे डायपोल स्ट्रेंथ, दैट्स मीन हम किसकी बात कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट्स मीन हम किसकी बात कर रहे हैं, ई की। ओके, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, दैट्स मीन हम बी की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा है तो वहां पर हम H की बात कर रहे हैं। ओके, क्या रिलेशन होता है इनमें, B इक्वल्स टू म्यू एच। एच का आप म्यू टाइम्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर म्यू क्या है, जिस मटेरियल के लिए आप ये निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी परमिएबिलिटी। ओके, अब देखो लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। देखो हमने अभी बात की कि हमने एक मटेरियल लिया और ये इनिशियली कोई मैग्नेट नहीं था, कोई मैग्नेटिज्म इसमें नहीं था, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया। अब फोकस करो उस मैग्नेटिक फील्ड पर जिसमें हमने इसे रखा, उसकी जो स्ट्रेंथ है किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज बना देने की। ओके, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज बनाने की, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, बात करें यूनिट की तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। एच भी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की हेल्प से। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही एच की डायरेक्शन आ जाएगी, या वाइस वर्सा, जो एच की डायरेक्शन होगी वही बी की डायरेक्शन आ जाएगी। म्यू यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, इसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई होता है। ओके, अब देखो ये क्या इंडिकेट करता है, अगेन अपनी उसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि एक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो अब धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो रहा है। देखो जब मटेरियल मैग्नेटाइज होगा तो उसमें जो रोल रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड का भी रहता है कि वो कितना मैग्नेटाइज कर पा रही है किसी मटेरियल को, और खुद मटेरियल का भी रहता है कि वो मैग्नेटाइज होना भी चाहता है कि नहीं। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये हमें यही इंडिकेट करती है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। ओके, अब देखो जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, तो वहां पर दो तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि अब या तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उसको रिपेल कर रही होगी मटेरियल को, ओके, या फिर उसको अट्रैक्ट कर रही होगी। अगर हमारे पास जो ससेप्टिबिलिटी है पॉजिटिव है, दैट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रही है। अगर नेगेटिव है तो उसको रिपेल कर रही है। लेकिन ये रिपल्शन अट्रैक्शन हो क्यों रहा है, देखो अगर हमारे पास जो मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हुआ है वो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हुआ है तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अट्रैक्ट करेगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया है मटेरियल देन वो खुद भी उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड भी उसको रिपेल करेगी। आपस में उनके क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा। अब क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का हमने एक हैवी सोर्स यूज किया होता है तो हमें वहां पर रिपेल कौन होता हुआ दिखाई देगा, फिर मटेरियल। ओके, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगी तो उसी पर हमें फिर इम्पैक्ट, क्योंकि जो वीक होता है उसी पर हमें इम्पैक्ट दिखाई देता है। ओके ओके, अब यहाँ पर मैथमेटिकली इसको कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो लेना है सिंपली आपको मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ का, I/H। अब देखो यहाँ पर
I भी वेक्टर क्वांटिटी है, H भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और साथ में यूनिटलेस भी होगी। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। H की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर। ओके, अब देखो यहाँ पर इसी चीज को ना एक और तरह से हम समझ सकते हैं या बोल सकते हैं, जब यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मटेरियल के बीच रिपल्शन आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर एज अ रिजल्ट क्या देखेंगे कि जो ये मटेरियल है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की साइड जा रहा होगा। रिपल्शन होने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से दूर हो जाए, और जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा। तो इफेक्ट हमें मटेरियल पर होता हुआ दिखाई देगा। तो मटेरियल हमें कैसे दिखाई देगा कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की साइड जा रहा होगा, और अगर अट्रैक्शन होगा वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की साइड जा रहा है। तो हम कोई भी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टू वीक जा रहा है, या फिर यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, या फिर जो मटेरियल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटाइज हो गया है। तीनों में से हम कोई भी टर्म यूज करें, बाकी दोनों आपके माइंड में खुद आ जानी चाहिए। ओके ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और चैप्टर 4 में हम इसको अराउंड हर एक्सप्रेशन में यूज कर चुके हैं, जहां पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक फॉर्म हमने इसकी पढ़ी है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नोट म्यू आर। यहाँ पर जो म्यू नोट होता है वो परमिएबिलिटी होती है एयर और वैक्यूम की, और म्यू आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। म्यू क्या हो जाएगा? सिंपली परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ पर म्यू की यूनिट क्या रहती है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नोट की भी क्या यूनिट हो जाएगी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। लेकिन जो म्यू आर होगा ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर यहाँ पर कैसे आ रहा होगा? म्यू बाय म्यू नोट से। इन दोनों की यूनिट सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो म्यू आर है ये कैसी क्वांटिटी है? एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, और साथ में स्केलर तो होती है। इसको अगर हम रिलेट करें ससेप्टिबिलिटी से तो क्या रिलेशन आ जाएगी हमारे पास? म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस काई म्यू नोट। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ओके, आपको ससेप्टिबिलिटी दे देंगे, और या तो परमिएबिलिटी पूछ लेंगे या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछ लेंगे। रिलेटिव परमिएबिलिटी की टर्म में ये क्या हो जाएगा? म्यू नोट को इस साइड लेके आएंगे, क्या बन जाएगा? म्यू बाय म्यू नोट। और ये फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू आर। तो हो जाएगा म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई। ओके, अब देखो ये तो हो गया एक्सप्रेशन की बात, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका मतलब क्या है? हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर हमारे पास जो मटेरियल है, अगेन अपने उसी एग्जांपल पर आ जाते हैं। हमारे पास एक मटेरियल है और हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा है मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो कोई मटेरियल अपने से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देगा भी कि नहीं, ये जो एबिलिटी है उस मटेरियल की, ये कौन रिप्रेजेंट करता है? परमिएबिलिटी। ओके ओके, हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, एन आयरन रोड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या है? वो किसकी बात कर रहे हैं? H की बात कर रहे हैं। कितना है? 1200 एम्पियर पर मीटर। द परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रोड इज, क्या पूछ रहे हैं? म्यू जानना चाहते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अभी हमने देखा म्यू आर होता है हमारे पास 1 प्लस काई, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? म्यू बाय म्यू नोट लिख सकते हैं। तो यहां से म्यू कितना आ जाएगा? 1 प्लस काई म्यू नोट। ये सिंपली आप ये वाला एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो डायरेक्ट ये यूज कर लीजिए। ओके, तो वैल्यूज को प्लेस करेंगे। यूनिट क्या आ जाएगी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? ये वाला ऑप्शन नंबर 4।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास Gauss's law for magnetism states that the net magnetic flux through any closed surface is zero. अब देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, सीधा सीधा जो गोस लॉ में स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं ये वही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आप निकालोगे, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, वो कितना होगा, 0। अब इसका रीजन दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स अकर्स इन पेयर्स अलाउइंग वैनिशिंग नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो देखो इसका रीजन भी इन्होंने करेक्ट दिया है। तो अगर हम ऑप्शन वाइज बात करें तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्टली इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन्होंने बोला क्या है। देखो यहां पर हमने पढ़ा कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम एक क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताता है कि जो हमारे पास सरफेस है उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, कितनी ज्यादा पास हो रही है, कितनी कम पास हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का 0 होने का मतलब क्या है कि वहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही होगी, राइट। जब हम एक क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, या यहाँ पर ना लेकर हम इस तरह ले लेते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर गई है ना, ये इस तरह से यहाँ पर एक क्लोज लूप बन गया है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर से यहाँ पर गई और ये यहाँ से फिर से नॉर्थ पोल पर आ गई। अब आप बता सकते हो कि इस 3D क्लोज सरफेस में कितनी लाइंस एंटर कर रही है, एंटर कर रही है 2, और एग्जिट कितनी कर रही है, वो भी 2 ही कर रही है। तो जितनी फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं उतनी एंटर कर रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम कितनी भी कोशिश कर ले नॉर्थ और साउथ पोल दोनों प्रेजेंट रहेंगे, और दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो क्लोज लूप भी हमेशा बनेंगे, और क्लोज लूप बनेंगे तो यहाँ पर जो एग्जिट करने वाली फील्ड लाइंस का नंबर है वो हमेशा एंटर करने वाली के इक्वल रहेगा इन केस ऑफ क्लोज्ड लूप। सो यही इन्होंने बोला है कि यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पेयर्स आएंगे और पेयर्स आएंगे तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। ओके ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं उनकी। ओके, देखो हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है और दूसरे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। ये वो मटेरियल होते हैं जो सिंपली आप देखो अगर उनको, वो कोई मैग्नेट नहीं है, उनके पास कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अगर आप उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस कर दो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे या तो मैग्नेट बन जाएंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर है? ओके, फर्दर इन मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमें 3 कैटेगरीज मिलती है। ओके, 3 टाइप के मटेरियल्स मिल जाते हैं। फर्स्ट डायामैग्नेटिक, सेकंड पैरामैग्नेटिक और थर्ड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में क्या होता है, जब आपने मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो यहाँ पर ये जो मटेरियल है आपने कुछ नहीं किया, सिंपली उनको प्लेस किया, ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज होंगे। ओके, मैग्नेटिज्म इनमें प्रोड्यूस होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो भी हमने केस पढ़ा था ना ससेप्टिबिलिटी वाला, उसमें रिपल्शन हो रहा था। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म आया था मटेरियल्स में वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया था और उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं था, ये उन मटेरियल्स की नेचर थी, है ना। तो वो मटेरियल्स कौन है, डायामैग्नेटिक। ये हमेशा मैग्नेटाइज कैसे होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स मीन यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या रेंज है ससेप्टिबिलिटी की मटेरियल्स के लिए, -1 to 0, मतलब 0 से कम रहेगी और
पूरा नेगेटिव वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलेगी। और इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल है वे मटेरियल जो स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की साइड मूव करते दिखाई देंगे या मूव करेंगे, उन मटेरियल्स को हम क्या बोल सकते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इनको जब हम मैग्नेटाइज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। दैट्स मीन यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव ही रहेगी, 0 to एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पर एक स्मॉल नंबर है, आप इसको 1 भी मान सकते हो, है ना। ससेप्टिबिलिटी अराउंड 0 to 1। क्लैरिटी के लिए आप ऐसा इसको मान सकते हो। और कैसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वे मटेरियल्स जो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की साइड मूव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये क्या होते हैं, देखो ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ही तरह होंगे। इनको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, ये सिंपली मैग्नेटाइज होंगे लेकिन उतना स्ट्रॉन्गली नहीं जितना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो जाते हैं। और एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा फिर वो भी काफी ज्यादा होगा, है ना। और बात करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की तो ये पॉजिटिव होगी बिकॉज अट्रैक्शन हो रहा है, और 1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। हमने अभी यहाँ पर बात की ना कि आप इसको 0 से 1 ले सकते हो, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है इनकी ससेप्टिबिलिटी 1 से भी काफी ज्यादा रहती है, 1000 तक जा सकती है। ओके, जब हम इन मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये कैसे बिहेव करते हैं। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे ये नेचुरली ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनको रिपेल करेंगे। दैट्स मीन बहुत कम लाइंस इनसे पास हो पाएंगे। ओके, बात करें पैरामैग्नेटिक की तो ये अट्रैक्ट करते हैं, तो अच्छे खासी क्वांटिटी में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसे पास हो जाएंगी। बात करें फेरोमैग्नेटिक की तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनमें देखने को मिलता है इन मटेरियल्स में और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अट्रैक्ट होती दिखाई देंगी, वो भी स्ट्रॉन्गली। देखो यहाँ पर ये सिंपली क्रॉस कर गई, है ना। ये मटेरियल्स इन लाइंस को भी अपने से क्रॉस कराएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो आसपास की जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये उनको अट्रैक्ट करके अपने से ट्राई करते हैं पास आउट कराने का। तो वही यहाँ पर हमें दोनों में डिफरेंस भी देखने को मिलता है, किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। अब यहाँ पर बात करें इसी बेसिस पर परमिएबिलिटी की, रिलेटिव परमिएबिलिटी की, तो जिससे जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी उनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी या सिंपली परमिएबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो वही है मोर देन 1 होती है। सबसे कम किसकी होनी चाहिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की, कितनी होती है, 0 to 1 होती है। और पैरामैग्नेटिक की इन दोनों के बीच लाई करेगी 1 to, अगर आप एप्सिलॉन को 1 रख रहे हो तो ये सिंपली आप क्या बोल सकते हो, 1 to 2। एप्सिलॉन यहाँ पर सिंपली एक पॉजिटिव स्मॉल नंबर है, तो अगर आप इसको 1 से रिप्लेस करते हो तो ये कितना बन जाएगा, 1 + 1 2, तो ये रेंज कितनी आ जाएगी, 1 to 2। ओके, अब बात कर लेते हैं ग्राफ की, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ओके, देखो ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, इनकी जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है मैग्नेटाइज होने की, वो एज इट इज रहती है। दैट्स मीन इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो वैसी की वैसी रहती है। ओके, और टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरह की लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, जो काई की वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। ओके, बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और इस लॉ को क्यूरी लॉ भी बोला जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो रिलेशन आ रही है कैसी आ रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की,
तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी कम होगी। बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो देखो यहाँ पर ये क्वेरी-वेज लॉ को फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग टीसी एक क्यूरी टेम्परेचर है, और अगर हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका टेम्परेचर इस क्यूरी टेम्परेचर से कम है, तो ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ओके, द मोमेंट उनका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा होगा, ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएंगे। तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर पर इस तरह से डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे वो फेरोमैग्नेटिक रहेंगे और उसके बाद वो अपनी नेचर ही चेंज कर देंगे, ओके, पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। ओके, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये जब लेस देन, इस रीजन की बात कर रहे हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो टीसी से कम है, तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा। जब टीसी से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इस रीजन में आएंगे, तो हमारे पास कुछ ये ग्राफ आएगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। जब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं बिस्मिथ, कॉपर, लेड और सिलिकॉन, वाटर, NaCl, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, और ये कहां पर, एसटीपी पर। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। वो सिंपली आपको बोल देंगे कि जो कॉपर है वो किस कैटेगरी में लाई करता है या उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी। तो कॉपर की ससेप्टिबिलिटी आप कैसे डिफाइन करोगे, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में आता है, तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की रेंज होगी ससेप्टिबिलिटी की, वही इसके लिए डिफाइन हो जाएगी। ओके, या जो वैल्यू उस रेंज में लाई करेगी वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉपर की वैल्यू। ओके ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में एल्यूमिनियम आ जाएगा, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, क्लोराइड, O2 एट एसटीपी। ओके, ये एसटीपी वाली सिचुएशन सिर्फ गैसेस के लिए है। बात करें फेरोमैग्नेटिक में, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और गैडोलिनियम एक्सेट्रा। अब यहां पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। ओके, थोड़ा सा इन पर फोकस करते हैं। इन मटेरियल्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स और दूसरे हार्ड फेरोमैग्नेट्स। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट क्या होते हैं, जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, लेकिन बहुत इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो सकते हैं। ओके, अगर आपने सपोज ये मैग्नेटाइज हो गए, अब आप क्या कर रहे हो, उस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिमूव कर दिया, तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली वहां पर डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, मतलब फिर से इनिशियल वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। ओके, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आता है सॉफ्ट आयरन, ये एक मटेरियल होता है। ओके, नेक्स्ट हार्ड फेरोमैग्नेट क्या होते हैं, देखो इन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना भी डिफिकल्ट होता है, और अगर ये एक बार मैग्नेटाइज हो गए, एक बार मैग्नेटिक बिहेवियर इन्होंने शो करना शुरू कर दिया, तो फिर आप इनको डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाओगे इजिली। ओके, हाँ, अगर आपने एक बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए इनकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिमूव कर दिया, तो ये धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज होंगे, लेकिन वो जो रेट है डीमैग्नेटाइज होने का वो बहुत ज्यादा स्लो होगा। ओके, और इसीलिए इन मैग्नेट्स को हम, या ये जो मटेरियल होते हैं जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं, जब वो मैग्नेट बनते हैं तो हम इनको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ओके, ये वर्ड हम लास्ट चैप्टर में यूज कर चुके हैं। सॉफ्ट आयरन, हमने वहां पर सॉफ्ट आयरन की बनी हुई कोर यूज की थी, और उस कोर को कहां पर प्लेस किया था, परमानेंट मैग्नेट्स के बीच। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो काफी ज्यादा यूज होता है, एल्निको। ये एलॉय होता है, मिक्सचर होता है किस किस का, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का। ओके ओके, अब आ जाते हैं, ये तो हुई किसकी बात, मैग्नेटिक मटेरियल्स की। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, तो देखो हम
मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि उन्हीं के बेसिस पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये वो मटेरियल होंगे जिनको जो सिंपली मैग्नेट नहीं है, ना मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख भी दो तो भी इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये मैग्नेटाइज नहीं होंगे। ओके, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0 रहती है, और 0 रहने का मतलब ये कहां पर लाई करेंगे? डायमैग्नेटिक की कैसी थी ससेप्टिबिलिटी? नेगेटिव, और पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव। तो ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बीच में लाई करते हैं। ओके, ना यहाँ पर रिपल्शन होगा ना अट्रैक्शन होगा, ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको अट्रैक्ट कर सकती है ना रिपल कर सकती है, ये न्यूट्रल रहते हैं। ओके, बात करें परमियाबिलिटी की तो वो अराउंड 1 आप ले सकते हो, रिलेटिव परमियाबिलिटी। ओके, और अगर परमियाबिलिटी आपको चाहिए देन ये क्या होती है? म्यू नॉट म्यू आर। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू अराउंड म्यू नॉट, है ना? म्यू आर तो अराउंड 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? अराउंड म्यू नॉट। बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं या नहीं, तो हाँ पास हो सकती हैं, लेकिन ये जो मटेरियल है ये उनको ना रिपल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा। मतलब एक ऐसा मटेरियल है ये कि इसके होने ना होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सपोज मेरे पास ये एक पर्टिकुलर रीजन है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब मैंने यहाँ पर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया तो भी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मटेरियल पर होगा ना मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर होगा। वो अभी भी वैसे ही इस मटेरियल को क्रॉस करके चली जाएंगी जैसे इसकी एब्सेंस में कर रही थी। ओके, ना यहाँ पर कोई अट्रैक्शन हो रहा है ना यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, जो कि हमें जनरली देखने को मिलता है किन केसेस में? जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट मैंने इसीलिए मेंशन किया क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। वो कॉन्सेप्चुअली हम गलत चले जाते हैं। फील्ड लाइंस पास होगी और अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए पास होंगी क्योंकि अब उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, The incorrect relation for a diamagnetic material is। डायमैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो वो नेगेटिव रहती है, तो नेगेटिव इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ओके, ये यहाँ पर ये केस रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो ये करेक्ट रेंज दी हुई है किसके लिए? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। अगर हम डी पर फोकस करें तो डी हमें क्लियरली दिख रहा है, ये किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। वहीं पर ये 1 प्लस एप्सिलॉन हमें देखने को मिलता है, ये रेंज देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन हमें इनकरेक्ट लग रहा है ना? क्योंकि ये सिचुएशन हमने किसमें पढ़ी है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में पढ़ी है। किसकी बात कर रहे हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो ऑप्शन नंबर डी को हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या रहता है? म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर। यहां पर अगर हम बात करें म्यू बाय म्यू नॉट कितना होगा? म्यू आर। अब यहां पर अगर हम देखें जो ये वाली रेंज, म्यू आर कितना रह सकता है? लेस देन 1। तो अगर हम म्यू आर को लेस देन 1 प्लेस करेंगे तो यहां पर म्यू आर किसके इक्वल है? म्यू बाय म्यू नॉट के। ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? लेस देन 1 के। दैट्स मीन म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। क्योंकि ये हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है ये रिलेशन, है ना? हमने सिर्फ ससेप्टिबिलिटी पढ़ी है और रिलेटिव परमियाबिलिटी, लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। इस एक्सप्रेशन को यूज करो, इस कंडीशन को अप्लाई करो, आपके पास रिलेशन आ जाएगी। तो ये वाला रिलेशन भी करेक्ट है। तीनों ए, बी और सी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है? डी। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेरिएशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके लिए बात करना है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हमारे पास रिलेशन क्या थी? काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, अब देखो यहाँ पर इन्होंने, ये तो किसका ग्राफ आता है हमारे पास? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन किस सिचुएशन में? जब हमारे पास इस एक्सिस पर ससेप्टिबिलिटी हो और इस एक्सिस पर टेम्परेचर। मतलब अगर हम इसको y से रिप्लेस करें और इसको x से, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। उस सिचुएशन में हमारे पास क्या आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ससेप्टिबिलिटी को y से रिप्लेस करो, x एक्सिस पर क्या प्लेस कर दिया है? 1/t। मतलब इस बार x को आपको किससे रिप्लेस करना है? 1/t से। दैट्स मीन ये कितना हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और ये किसकी रिलेशन होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। देखो ये x है, ये काई है, कंफ्यूज मत होना, है ना। ये जो रिप्लेसमेंट होते हैं ना, इनकी हेल्प से हम इजिली ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ है, राइट। तो ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की। तो लाइन की कौन सी इक्वेशन आ रही है? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अब ये यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है, अगर यहाँ पर m कैसा है? पॉजिटिव है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है इस रिलेशन में, तो ये भी कैसा होगा फिर? पॉजिटिव। और पॉजिटिव होगा तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आएगी, और अगर नेगेटिव होगा देन ये सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। अगर ये कब आएगा? अगर हमारे पास कुछ इस तरह होता तो। ओके, मतलब जो स्लोप है वो कैसा आता? नेगेटिव। ओके, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फिर? ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहां पर हमारे पास कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं और उनकी ससेप्टिबिलिटी दी हुई है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या रहती है ससेप्टिबिलिटी? ऑप्शन नंबर 2। और फेरोमैग्नेटिक के लिए ये, पैरामैग्नेटिक के लिए दिस वन, और नॉन मैग्नेटिक ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 4 देखो, यहाँ पर 4 और 1। यहाँ पर हमारे पास डायमैग्नेटिक किससे कनेक्ट होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन से, दोनों में कनेक्ट है। बी किससे कनेक्ट होना चाहिए? 4 से, सॉरी 3rd से, तो इसमें कनेक्ट है, तो ये गलत हो गया है। ओके, सी चेक कर लेते हैं, 4th के साथ आना चाहिए, 4th के साथ आ रहा है, और डी 1st के साथ में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी फिजिक्स प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।